तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड वीडियो से। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको पूरे मुगल की वंशावली आपको समझाई थी, बाबर से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक। तो मैं होप करता हूँ कि जो जो पर्टिकुलर पॉइंट्स उनके टेन्योर या फिर कार्यकाल के साथ मैंने बादशाहों के बारे में आपको बताया, आपको उसकी काफी अच्छी समझदारी हुई होगी। खैर, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से हुई थी, जिसके बाद सबसे पहला जो शासक बना औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम था? बहादुर शाह प्रथम। लेकिन मैं सीधे सीधे बहादुर शाह प्रथम को शुरुआत करने से पहले कुछ आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा औरंगजेब के बारे में। कहीं ना कहीं मैंने आपको ये बात बताया था कि औरंगजेब के कार्यकाल से मुगलों की जो स्थिति थी डिटोरिएट होनी स्टार्ट हो गई थी। डिटोरिएट कहने का मतलब ये था कि इकोनॉमिकली वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल हो गए थे। इकोनॉमिकली जो भी उनके यहाँ रेवेन्यू आ रहा था वो औरंगजेब किस में इन्वेस्ट किए जा रहा था? लड़ाइयों में, खासकर किसके साथ? मराठाओं के साथ। औरंगजेब का जो कार्यकाल रहा सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयों के लिए फेमस रहा, जिसमें उसके खासकर जो प्रतिद्वंदी रहे जाट, मराठा, सिख और बुंदेला राजपूत। बुंदेला राजपूत के बारे में आपको बताऊंगा, या फिर राजपूत, ठीक है। इन चार लोगों से लड़ाई करते करते कहीं ना कहीं मुगल खजाना को उसने खाली किया, और वो मुगल खजाना खाली होने के चलते मुगलों की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई। तो उस चीज का रेफरेंस लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं बहादुर शाह प्रथम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसका कार्यकाल 1707 से लेकर 1712 तक रहा, ठीक है, जिसे हम मुअज्जम के भी नाम से जानते थे। साथ में मैंने आपको यह भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम उसे शाह आलम प्रथम के भी नाम से जानते हैं। तो ये तीन नाम तो आपको याद ही रखना है कि बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, मुअज्जम, ठीक है। 1707 से लेकर 1712 तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 1707 में इसका ये कोई सीधा डायरेक्टली या राजा नहीं बन गया था, ठीक है। 1707 में इसकी लड़ाई इसके भाई के साथ हुई थी, जिस भाई का जिक्र मैंने पहले वीडियो में किया था, जिसका नाम क्या था? कामबख्श। क्या नाम था? कामबख्श, सॉरी, आजम। क्या नाम था? आजम शाह। आजम शाह। ये टोटल तीन भाई थे, ठीक है, बहादुर शाह, आजम शाह और कामबख्श। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ऐतिहासिक तौर पर कामबख्श ने कुछ वैसा काम नहीं किया जिससे कि इतिहासकार इसे नोटिफाई कर पाए या फिर हम इसे सिलेबस के तौर पर इसे देखें। लेकिन एक चीज आपको जानना है कि कहीं ना कहीं मुअज्जम या फिर बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। क्या हुई? लड़ाई हुई 1707 में। कौन सा? 1707 में, जिसे जिजिया का भी युद्ध कहा जाता है। किसका? जिजिया का युद्ध, ठीक है। तो 1707 में इस लड़ाई के बाद कौन राजा बनता है? बहादुर शाह प्रथम। और एक 63 साल की उम्र में राजा बना। कितने साल की उम्र में? 63 साल की उम्र में, यानी कि काफी उम्र दराज था ये। जब ये ऑलरेडी बना था तो इसकी उम्र 60 पार हो चुकी थी। तो जो औरंगजेब ने पॉलिसीज चलाई थी, कौन कौन सी? मराठाओं के साथ युद्ध, ठीक है, राजपूतों के साथ, जाटों के साथ और सिखों के साथ। तो इसने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करूं। दूसरी बात, औरंगजेब जो था धार्मिक तौर पर असहिष्णु था। असहिष्णु कहने का मतलब यह था कि उसके नजरिए में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र धर्म जो कि रिस्पेक्टेबल है, जो कि लोगों को फुलफिल करना चाहिए, वो कौन था? इस्लाम धर्म। कौन था? इस्लाम धर्म। और इसी चलते इसने 1679 यानी कि 1679, कौन सा? औरंगजेब ने 1679 में वापस से जिजिया कर की शुरुआत कर दी थी। इससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली और पीछे लेके जाऊंगा कि जजिया कर होता क्या था। जजिया कर ये एक तरह का धार्मिक टैक्स था। कैसा? धार्मिक, यानी कि रिलीजियस टैक्स। और ये किस पे लगता था? नॉन मुस्लिम्स पे। किस पे? नॉन मुस्लिम्स पे। और इस जजिया टैक्स की शुरुआत की किसने थी? सबसे पहले शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। बाद में अकबर के समय में 1564 में, कब? 1564 में इसे समाप्त भी कर दिया गया। और मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज बताया था कि क्यों अकबर 50 साल तक राज किया, क्यों अकबर सभी मुगल सम्राटों में सबसे लोकप्रिय रहा।
क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो रिलीजियस इंक्लिनेशन, ठीक है, या फिर धर्म को लेके जो उसकी सोच थी अपने साथ साथ दूसरों की, सभी मुगल बादशाहों से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, तो सबको बराबरी देने के लिए या फिर सबको साथ लेके चलने के लिए अकबर ने क्या किया, 1564 ईस्वी में यह दिखाया कि मेरे साम्राज्य में हिंदुओं को भी अच्छा अधिकार या फिर एक अच्छी पहचान दी जानी चाहिए। तो उसने क्या किया, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही औरंगजेब का कार्यकाल आया, कब से कब तक था ये मैंने आपको बताया था, आप कमेंट सेक्शन में इस चीज को बताइएगा। ठीक है, उसने 1679, इस चीज को याद रखिएगा, 1679 में वापस से क्या किया, जजिया टैक्स को शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन इस जजिया टैक्स को खत्म जो पूरी तरीके से किया था वो मैं भी आपको बताऊंगा, औरंगजेब के बाद जहादर शाह ने किया था। लेकिन इस बहादुर शाह ने क्या किया था कि जजिया टैक्स को खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रिंजेंट या फिर जो कठोर रूल था कि आपको पे करना है और पे नहीं करने के बदले में आपको किस लेवल तक की सजा सुनाई जा सकती है, उसमें कहीं ना कहीं इसने कमी लाई। तो सीधे तौर पे तो ये जजिया टैक्स को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन जजिया टैक्स को वसूलने में जो कठोरता दिखाई जा रही थी उसमें इसने कमी कर दी। ये एक इसका पार्ट रहा। दूसरा पार्ट ये था कि इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मराठा की वंशावली आपको समझाऊंगा, छोटे ही से बस, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी अच्छी समझदारी और बन सके, क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा बोल जाऊं तो आपको समझने में चीजों को दिक्कत होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको यहां स्पेस लेके आपको बता दूं। ठीक है, तो अगर मैं मराठाओं की बात करूं तो मराठाओं के जो सबसे पहले छत्रपति थे उनका नाम था शिवाजी। क्या नाम था, शिवाजी। कौन थे, शिवाजी। शिवाजी का जो कार्यकाल रहा 1627 से लेके 1680, कितना, 1627 से लेके 1680, यानी कि तकरीबन शिवाजी 53 साल जिए और उनकी मृत्यु हो गई 1680 में। ठीक है, अब शिवाजी के बाद इनके दो पुत्र हुए। कौन, शिवाजी के दो पुत्र हुए, एक का नाम था राजा राम, ठीक है, और एक का नाम था संभाजी। कौन, संभाजी। तो संभाजी इनके बड़े पुत्र थे। संभाजी इनके कौन से थे, बड़े पुत्र थे, जिनका कार्यकाल रहा 1680 से लेकर 1689। ठीक है, 1680 से लेकर 1689। लेकिन संभाजी को भी किसने मार दिया, औरंगजेब ने मार दिया। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, शिवाजी की तबियत खराब होने से मृत्यु हो गई और संभाजी को मार दिया किसने, औरंगजेब ने। 1689 में इनकी मृत्यु के बाद 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक कौन राजा रहे, कौन छत्रपति रहे, राजा राम। कौन, राजा राम। और राजा राम के एक पुत्र थे, ठीक है, उनका नाम था शिवाजी द्वितीय। क्या नाम था, शिवाजी द्वितीय। क्योंकि ये काफी छोटे थे, उम्र में भी काफी कम थे और इन्हें राजनीतिक समझ कम थी, तो इनके बदले में या फिर इनके बिहाफ में राजपाट को किसने संभाला, इनकी माता ताराबाई ने। किसने, ताराबाई ने। किसने, ताराबाई ने। ठीक है, कब से कब तक, 1700 से लेके 1707 तक। ठीक है, 1700 से लेके 1707 तक। लेकिन जैसा कि राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय, उसी तरह से संभाजी का भी एक पुत्र था शाहू जी। कौन, शाहू जी। और इस शाहू जी को औरंगजेब ने ही 1689 ईस्वी में, कब, 1689 ईस्वी में बंद कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये जो हमारे शासक हुए मुगल के बहादुर शाह प्रथम, इन्होंने क्या किया, सोचा कि अगर हमें मराठाओं से अपने रिलेशन को अच्छा करना है या फिर रेजुविनेट करना है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप दिखाना पड़ेगा जिससे मराठाओं को ये लगे कि ये जो मेरा पॉलिटिकल एक्टिविटी है मराठाओं के लिए, उनके लिए उनके ओर है। ठीक है ना, उनके लिए पॉजिटिव है। तो इसने क्या किया, 1707 में क्या किया, 1707 में इस संभाजी के पुत्र साहू जी को क्या किया, रिहा करवा दिया, रिलीज कर दिया जेल से। ठीक है ना, क्या किया, संभाजी के पुत्र शाहू जी को 1707 में क्या किया, रिलीज कर दिया जेल से।
ठीक है। तो ये एक तरीके से ये एक्शन ये बता रहा था मुगलों का, मुगल क्या, आप बहादुर शाह प्रथम का, कि वो कहीं ना कहीं मराठाओं के साथ कंसिलिएट करना चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इसके कार्यकाल में पॉलिटिकल हैवॉक यानी कि राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी थी। साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी ये वीक हो चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी औरंगजेब के बैकग्राउंड के बारे में। तो ये नहीं चाह रहा था किसी भी तरह का अनवांटेड, किसी तरह का कोई इश्यू हो पॉलिटिकली जिसमें इसे दो चीज करना पड़े, अपना समय और पैसा दोनों लगाना पड़े, जो कि वो अभी इन्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं था। ठीक है। तो इसने क्या किया, साहू जी को रिलीज कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसने कोई बहुत ही अच्छे मन से, हाफ हार्टेडली इसने किया था, और ये साहू जी को पूरा छत्रपति मानता भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि ये कोई साहू जी को रिस्पेक्ट में इसने रिलीज किया था। ये साहू जी को सिर्फ इसलिए रिलीज किया ताकि मराठाओं के साथ इसकी स्थिति अच्छी हो सके। साथ ही साथ इसकी नीयत ये भी थी कि उस समय के दो राजा, कौन, शिवाजी द्वितीय, जिनके बदले में कौन कार्य संभाल रही थी, इनकी माता, और साहू जी के बीच अस्थिरता है, और वो आई भी, क्योंकि जब एक मैदान में दो तलवार आएंगे तो कोई एक ही टिकेगा। तो मुगल दो चीज कर रहे थे, अपने आप को अच्छा भी बता रहे थे, साथ में एक डिप्लोमेसी भी खेल रहे थे मराठाओं के साथ। तो ये तो रहा है, इसने मराठाओं के साथ एक कॉन्सिलेशन की स्थिति जनरेट की। ठीक है। दूसरा, आपको मैंने बताया कि औरंगजेब के समय और कौन तीन ट्राइब थी जिसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक तो मराठा, मैंने आपको बता ही दिया, एक राजपूत थे, एक जाट थे, और एक सिख थे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि बुंदेला चीफ किसके साथ, इसने बुंदेला चीफ छत्रसाल, बुंदेला चीफ क्या था, ये बुंदेला राजपूत था। क्या था, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूं, बुंदेला राजपूत। ठीक है ना, बुंदेला राजपूत कौन था, छत्रसाल। और जाट चीफ, जाटों के चीफ चूड़ामन के साथ इसने क्या किया, कॉन्सिलिएट किया, यानी कि स्थिरता, यानी कि अपने संबंध को अच्छे करने की कोशिश की। लेकिन मराठा के साथ इसने क्या किया, मराठा के साथ भी इसने साहू जी को रिलीज करके मराठा को भी एक तरह से स्थिर कर दिया। दूसरा बुंदेला राजपूत, और तीसरा हमारा जाट, इन तीनों के साथ तो इसने स्थिरता अपना ली। लेकिन सिखों के साथ नहीं अपना पाया। क्यों? क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु थे, उनका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के साथ इसका जो रिलेशन था कहीं ना कहीं अच्छा था। तो उनके संग ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल हैवॉक या फिर पॉलिटिकल डिजास्टर था। लेकिन इश्यू कब हुआ, इश्यू तब हुआ जब 1708 में उनकी मृत्यु हो गई। 1708 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है। और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ये चीज क्लैरिफाई कर दिया था, या फिर ये चीज को अनाउंस कर दिया था कि मेरे बाद ये जो गुरु की पदवी है समाप्त हो जाएगी, गुरु की पदवी समाप्त हो जाएगी। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। सिखों के कितने गुरु हुए, 10, और 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में ही हुआ था। कहाँ, पटना में, पटना के पटना साहिब में। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस चीज को प्रोफेस कर दिया था कि मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं होगा। तो उनके मृत्यु के बाद एक आपको सिख लीडर का नाम काफी अच्छे तौर पे सुनने को मिलेगा, जिसका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर 1708 से लेकर 1716 तक एक्टिव रहा। 1716 में उसकी मृत्यु हो गई फर्रुखसियर के कार्यकाल में। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे की ओर, लेकिन अभी समझते हैं इस चीज को। 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुगलों का जो रिलेशन 10वें गुरु तक जो ठीक ठाक था, 10वें गुरु के साथ, 10वें गुरु तक नहीं, 10वें गुरु के साथ जो ठीक ठाक था, उनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर से खराब हो गई। ठीक है। और इसी बंदा बहादुर से लड़ते लड़ते 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई। ठीक है। बहादुर शाह की प्रथम की मृत्यु हुई। इस पूरे पॉइंट में एक चीज और आपको ऐड करना चाहूंगा, जो मैं शायद मुझे लगता है कि मैंने मिस किया है। ठीक है। दो चीज, खफी खां ने इसे शाहे बेखबर के भी नाम से बुलाया है। क्या बुलाया है, शाहे बेखबर। तो काफी बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि शाहे बेखबर का टाइटल किसे दिया गया, तो हम बोलेंगे बहादुर शाह प्रथम। दिया किसने, खफी खां ने। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा गया है। शाहे बेखबर का टाइटल दिया किसको गया, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम या फिर शाह आलम प्रथम, और साथ में दिया किसने, खफी खां ने। दूसरी बात, एक चीज और जो हमें नोटिफाई करना है यहाँ पे, इसी के कार्यकाल में मेवाड़ और मारवाड़ दो
स्पेशल इंडिपेंडेंट प्रीमाइसेस सेपरेट हो गए। कौन कौन? मेवाड़ और मारवाड़। तो ये रहा कहानी किसके बारे में? ये कहानी रही बहादुर शाह प्रथम के बारे में। ठीक है, मैं होप करता हूं कि चीजों की समझदारी अब बना पा रहे होंगे धीरे धीरे। और मैं ये भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि मेडाइवल हिस्ट्री में जो जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे या फिर इंटर रिलेट करेंगे, तो उसको मैं यहाँ पे कोरिलेट करके आपको समझा सकूं ताकि आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट करके एक थ्रेड तैयार कर पाए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हमारा जहादर शाह। कौन? जहादर शाह। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही ये बात समझाई थी कि औरंगजेब के 3 पुत्र। औरंगजेब के कितने? 3 पुत्र, बहादुर शाह, आजम शाह और कामबख्श। ठीक है, इन तीनों में से कौन मुगल शासक बना? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र। कितने? 4 पुत्र। मैं आपको फिर से इस चीज को रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आप सुन के बार बार इस चीजों को याद कर लें। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र कौन कौन? जहादर शाह, रफीउशान, अजीमुशान या फिर जमन शाह, या और जमन शाह। ठीक है, फिर से मैं नाम बोल रहा हूं, जहादर शाह, रफीउशान, अजीमुशान और जमन शाह। ठीक है, इन चारों में जो शासक बना उसका नाम क्या था? जहादर शाह। क्या नाम था? जहादर शाह, जिसका कार्यकाल मात्र 1 साल का रहा। कितना? मात्र 1 साल का, 12 से 13। तो इसके कार्यकाल से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी पॉइंट आपको समझाता हूं जो कि इसको समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो जहादर शाह रहा, इसके कार्यकाल में, इसके कार्यकाल से पहले से एक्चुअली नोबेल्स जो एक तरह का गुट हुआ करता था। क्या? नोबेल, NOBLE, नोबेल, जो एक तरह का गुट हुआ करता था, वो एक्टिव हो गए थे। ठीक है, मुगलों में ये जो नोबेल थे एक्टिव हो गए थे मुगल साम्राज्य में। लेकिन ये जो जहादर शाह का कार्यकाल रहा, नोबेल्स अब यहाँ पे डोमिनेंट होना स्टार्ट हो गया। डोमिनेंट कहने का मतलब ये है कि अब ये कहीं ना कहीं राजगद्दी के लिए लड़ना स्टार्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए लड़ना स्टार्ट हो गया। इनका डोमिनेंस हो गया था जहादर शाह के समय से। ठीक है, और इसी नोबेल्स में से एक नोबेल हुआ करता था जुल्फिकार खां। कौन? जुल्फिकार खां। मैंने यहाँ पे नाम भी मेंशन किया है, जुल्फिकार खां। ठीक है, और एक किस तरह का नोबेल था? ईरानियन नोबेल। कौन सा? ईरानियन, याद रखना, ईरानियन नोबेल। ये नोबेल किस तरह का था? ये ईरानी गुट का नोबेल था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इनका स्टार्ट हो गया था, तो ये जो हमारे जहादर शाह थे, ये सिर्फ और सिर्फ अब किस तौर पे आए थे? सिर्फ पपेट रूलर के तौर पे आए थे कि चलिए ठीक है, हमने आपको राजा बना दिया, आप राजा रहिए, लेकिन आपका काम रहेगा सिर्फ मुक्त दर्शक बनने का, यानी कि सिर्फ आप बैठ के देखते रहिए। सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कंट्रोल सब मैं अपने हाथ में रखूंगा, सारा डिसीजन मैं अपने हाथ में रखूंगा। डजंट मैटर कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नहीं पूछ रहा हूं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? पपेट रूलर। क्या नाम दिया गया? पपेट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसी कारण इसका भी एक नाम दिया गया। जैसा कि बहादुर शाह का एक नाम क्या था? साहिब खबर। इसका नाम क्या दिया गया? लंपट मूर्ख। क्या दिया बोला गया इसे? लंपट मूर्ख। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, आप इस चीज को देख सकते हैं। क्या किया है यहाँ पे? लंपट मूर्ख। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्वेश्चन बैंक्स को उठा के देखिएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज वहां मिल जाएंगे। इसके कार्यकाल में लाल कवर या फिर लाल कवरी, कहीं लाल कवरी भी आता है, कहीं लाल कवर भी आता है। ये एक तरह की नृत्यांगना थी या फिर डांसर थी। कौन थी? डांसर, जो इसके कोर्ट में हुआ करती थी। और वो इसके पीछे इतना पागल था कि ये भी साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही थी। यानी कि इसने क्या किया था? अपना पावर एक और जुल्फिकार खां को दे दिया, एक और लाल कवर नाम के नृत्यांगना के पीछे ये पागल था। तो अगर जो भी रूलर इन सब चीजों, जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो इस चीज के लिए कैपेबल नहीं है कि उसको लिए क्या एक्शन लेना है, या फिर किस किस तरह की चीजें एज ए रूलर होने के चलते उसके अंदर एक वो विशेषताएं या फिर ट्रेट होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी इसके साथ नहीं थी। इसीलिए उसके इसे नाम दिया गया लंपट मूर्ख। क्या नाम दिया गया? लंपट मूर्ख। और इसके कार्यकाल में लाल कंवर नाम की नृत्यांगना जो थी फेमस रही। लाल कंवर या फिर लाल कंवरी भी कहीं कहीं आप नाम देखिएगा। ठीक है, बहादुर शाह के समय मैंने आपको ये चीज समझाया था कि उसने जजिया कर को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन जजिया कर में जो होने वाले जो भी मतलब रूल्स थे उसको थोड़ा सा उसने क्या किया? ढीला किया। ठीक, क्या किया? थोड़ा सा उसे ढीला किया, कठोरता को थोड़ा कम किया। लेकिन इसने क्या किया? इसने जजिया कर को समाप्त ही कर दिया। क्या किया? जजिया कर को समाप्त ही कर दिया। क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, साथ में जैसा कि
आप बहादुर शाह के समय से देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी कोशिश हमेशा से ये रह रही थी कि मैं मराठा, राजपूत, जाट और सिखों के साथ रिलेशंस को सही करूं। तो उसने भी यही काम किया, इसने भी सेम काम किया। क्या किया? राजपूत में से एक राजपूत हुआ करते थे जिनका नाम था जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। और ये कहां के थे? अंबर के थे। कहां? अंबर के, AMBER, अंबर के, ठीक है। और इसने इन्हें एक टाइटल भी दिया। क्या टाइटल दिया? मिर्जा राज सवाई। मिर्जा राज सवाई। सवाई का मतलब पता क्या होता है? सवाई का मतलब होता है 1.5। क्या होता है? 1.5। मैंने आपको बता दिया एज इंफॉर्मेशन के तौर पे कि सवाई का मतलब क्या होता है? 1.5। और साथ में ही अजीत सिंह, किसको? अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भाई मिर्जा राजे सवाई की उपाधि किसे दी गई, किसने दिया? महाराजा की उपाधि किसे दी गई और किसने दिया मुगल काल में? तो आपको ये जहादर शाह, मिर्जा राजा सवाई, जय सिंह और महाराजा की उपाधि अजीत सिंह, ये 2 चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इन 2 पॉइंट में आपको एक चीज और साथ में एडिशनली समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। यहां पे ऊपर मैं लिख दे रहा हूं। मराठा जो 2 तरह का टैक्स लिया करते थे, कौन सा? मराठा जो है 2 तरह का टैक्स लिया करते थे। एक का नाम था चौथ और एक का नाम था सरदेशमुखी। इसके बारे में ज्यादा डिटेल से आपको मेडाइवल हिस्ट्री में समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर इसे समझाना स्टार्ट करूंगा कि चौथ क्या था, सरदेशमुखी क्या था, ये वीडियो इलोंगेट हो जाएगा। तो आपको बस बेसिकली इतना ही समझना है अभी कि चौथ और सरदेशमुखी क्या था, मराठाओं द्वारा लिया जाने वाला टैक्स। तो अगर मैं किसी को इकोनॉमिकली कुछ चीज दे रहा हूं या फिर पैसे दे रहा हूं तो खुश तो होगा वो, ये लाजिब सी बात है। तो ये जो बहादुर शाह था, इसने क्या किया था? इसने मराठाओं को क्या दिया? सरदेशमुखी दिया। क्या दिया? मराठाओं को सरदेशमुखी दिया। मराठाओं को क्या किया? इसने सरदेशमुखी दिया, लेकिन चौथ नहीं दिया। क्या दिया? चौथ नहीं दिया। लेकिन ये जो जहादर शाह था, इसने क्या किया? मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी दोनों दिया। क्या दिया? चौथ और सरदेशमुखी दोनों दिया। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से समझ सकते हैं कि यहां पे भी कोशिश क्या हो रही थी? मराठाओं से अपने रिलेशंस को ठीक करने की, या फिर मैं दूसरे तौर पे बोली मराठाओं को प्लीज करने की। खैर, मराठाओं की भी स्थिति उस समय काफी अच्छी नहीं थी। जब मैं मराठाओं के क्लेम के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मराठाओं में ही वही वाली स्थिति हर भारतीय प्रोविंसेस या फिर प्रोविंशियल राजाओं वाली थी। ये अपने आप में ही लड़े। और मराठा एक ऐसा ट्राइब था जिसने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया। अगर वो चाह देते, अपने अंदर यूनिटी बना के रखते, तो हमारा भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन खैर, ये हमारा पॉइंट नहीं है। हम चीजों को अब जो एंगल जो रियली में हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है वो, लेकिन जो इतिहास में हो सकता था, जो चीजें सही की जा सकती थी, मैं आपको उसके बारे में समझा रहा था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, मतलब सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर सेक्शन में? इसमें दे रखा है कि जुल्फिकार खान ने एक इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। क्या शुरुआत की? इजारेदारी प्रथा या फिर इजारा। यहाँ मैं आपको हिंदी में लिख भी दे रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। इजारेदारी, ठीक है। ये इजारेदारी एक्चुअली में था क्या? ये इजारेदारी एक तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, भू राजस्व प्रणाली। क्या था? भू राजस्व प्रणाली। मैंने आपको शुरू से ये बात बताया है ना कि औरंगजेब के समय से कहीं ना कहीं मुगल्स इकोनॉमिकली डिटोरिएट होना स्टार्ट हो चुके थे, और इस डिटोरिएशन में आग में घी का काम किया इस इजारा प्रथा ने। किसने? इजारा प्रथा, जो कि किसने इम्पोज करवाया था? जुल्फिकार खान ने। मैंने आपको पहले बताया था ना कि सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके हाथ में था? जुल्फिकार खान ने। तो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में इसने क्या किया? इजारेदारी प्रथा को शुरू किया। क्या किया? इजारेदारी प्रथा को शुरू किया। इजारेदारी प्रथा क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल में समझा देता हूं। इजारेदारी प्रथा एक तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें एक पीस ऑफ लैंड को एक इंडिविजुअल को क्या किया दिया जाता था? नीलामी के तहत। किसके तहत? नीलामी के तहत। और वो जो इंडिविजुअल था वो इजारेदार भी था, जिसे हम ठेकेदार भी बोल सकते थे, जमींदार भी बोल सकते थे। उसे उस जमीन को नीलामी के थ्रू देके ये बोला जाता था कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम में इतना रेवेन्यू इससे चाहिए, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस समय सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, किसान के पास अनाज है कि नहीं, या अपने खाने के लिए है कि नहीं, या फिर टैक्स पे करने के लिए है कि नहीं। हम आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप ये जमीन रखिए और इस जमीन से हमें इतने समय में इतना टैक्स चाहिए।
तो अगर कोई इंसान इतना बड़ा अगर रिस्क ले रहा है, ठीक है, अगर कोई इंसान इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं उसका पर्सनल मोटो भी इसमें होगा। तो ये जो इजारेदार थे इनका मोटो ये भी था कि आप मैक्सिमम क्या कीजिए, मैक्सिमम आप रेवेन्यू लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसान उससे मर रहा है कि जी रहा है, उस रेवेन्यू को आप क्या कीजिए, सरकारी खजाने में सबमिट करवाइए, और साथ में कहीं ना कहीं अपना जो पर्सनल मोटो है, अपना जो पर्सनल इंटेंट है उसको भी फुलफिल कीजिए। यानी कि इसमें क्या होता था, बेचारा किसान पिसता था, उसको टैक्स साथ में गवर्नमेंट को भी देना पड़ता था, गवर्नमेंट मतलब मुगल प्रशासन, और साथ में उस मिडिल मैन को भी या फिर इजारेदार को भी देना पड़ता था, जिसकी अपनी भी नीयत कहीं ना कहीं छुपी हुई थी इस पूरे प्रोसेस में। अदरवाइज वो क्यों करता, उसको क्या पड़ा हुआ है कितना बड़ा रिस्क ले। तो इस इजारेदारी प्रथा को क्या बोला गया, कुप्रथा के तौर पर देखा गया, और कहीं ना कहीं किसानों का इसने विनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि जब उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा खुद को खाने के लिए, खुद को पेट भरने के लिए, तो वो कैसे आगे सर्वाइव करेगा। तो यहां से जो रेवेन्यू सिस्टम था वो क्या हुआ, और डिटोरिएट हुआ, और किसकी ओर चला गया, और धरातल में चला गया, ठीक है। और अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिखों के साथ इनका जो टर्फ रहा वो हमेशा चलता ही रहा, किसके, हमेशा चलता ही रहा। क्योंकि बंदा बहादुर की मृत्यु होती कब है, 1708 में। कब, 1708 में, फर्रुखसियर के समय, 1718 सॉरी 1716 में, माय बैड, 1716 में, किसके समय, फर्रुखसियर के समय। तो ये रही कहानी किसकी, बहादुर शाह की और जहांदर शाह की। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, हो सकता है कि कहीं कहीं मुझे थ्रेड्स को जोड़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे बोल के या फिर लिख के निकल जाऊं तो आप चीजों को समझ नहीं पाइएगा। हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन इसकी गारंटी मेरे ओर से है कि आप प्रॉपर चीजों को समझ पाइएगा बिना किसी हेजिटेशन के। बस जो मैं बोल रहा हूं उतना सुनते जाइए। जो जो हो सकता है कि पर्टिकुलरली पॉइंट्स आप, जैसे कि मैंने अभी आपको बंदा बहादुर की मृत्यु के बारे में नहीं बताया, लिखा नहीं यहाँ पे, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसी पॉइंट पे, इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस चीज को नोट कर लूं, तो आप उस चीज को कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी मैं फर्रुखसियर अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मैं इस चीज को वापस से नोटिफाई करूंगा। लेकिन क्योंकि आपकी समझदारी बढ़े और सारी चीजों को आप क्रोनोलॉजिकली ऐड करते चले, तो आपकी समझदारी इससे ज्यादा अच्छी बढ़ती चली जाएगी। तो आज के वीडियो को हम यही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए वेट कीजिए और पढ़िए अच्छे से।